हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी ये सीरीज़ में, जहाँ पे हम हर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिलेवेंट है। राइट। तो आज का एक आर्टिकल है जो द हिंदू पे आया गया है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द गगनयान मिशन। कि गगनयान मिशन के अंदर जो मेजर इम्पॉर्टेंट सिर्फ वो मिशन का सक्सेस नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी का। तो यहाँ पे इसरो ने बताया गया कि उनके पास एक क्रू एस्केप सिस्टम है, CES। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम CES के बारे में काफ़ी अच्छे से देखेंगे। बट द पॉइंट इज कि जैसे चंद्रयान 3 में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था, दैट वाज द सॉफ्ट लैंडिंग। ओके, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा इसलिए फेल हुआ था क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, बट चंद्रयान 3 में हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया एंड नाउ इट हैज़ बिन सक्सेसफुल मिशन। तो यहाँ पे उसी तरीके से जो सक्सेस कब आएगी, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आ पाएंगे। बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की सिनेरियो कि हल्का सा भी अगर मिसकैलकुलेशन हुआ तो रॉकेट तो विद इन सेकेंड्स वो जा रहा है स्पेस में, वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो सकता है। सेकेंड थिंग कि अगर चलो अर्थ के एटमोसफियर में अगर डिसरप्शन नहीं हुआ, अगर बाहर डिसरप्शन हो गया तो फिर क्या इश्यू होगा कि एस्ट्रोनॉट्स बाहर तो निकल जाएंगे, इवन तो उनके पास वो सारे गेयर्स होंगे, बट वो गेयर में वो बाहर के एटमोसफियर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली उनकी सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। राइट। सो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी का है एंड इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम वन बाय वन चीज़ें क्लियर करते हैं, बट उससे पहले हम गगनयान के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली गगनयान मिशन वाज। तो ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ह्यूमंस है, इंडियंस को स्पेस में भेजा जाएगा एंड टू ब्रिंग देम बैक सेफली। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ब्रिंग देम बैक सेफली। दिस इज द डिफिकल्ट टास्क। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि टू ब्रिंग देम बैक, यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। ओके, तो टारगेट यही है कि 3 मेंबर क्रू को भेजा जाएगा टू दी लो अर्थ ऑर्बिट, जो अराउंड 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे रहेगा एंड वो वहाँ पे रहेंगे फॉर अप टू 3 डेज के लिए एंड देन वो फिर रिकवर करेंगे वहाँ से इंडियन ओशन में। वो इंडियन ओशन में वापस आएंगे, वहाँ पे लैंड होगा। ठीक है, इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाएगा दैट वाज LVM3। ठीक है, HLVM3, जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है अभी तक। ठीक है, और अगर ये इंडिया सक्सेसफुल कर लेता है ह्यूमन स्पेस मिशन, तो इंडिया विल बिकम ऑफ द एलीट ग्रुप, जहाँ पे USA, रशिया और चाइना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी रखी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे फोकस क्या रहेगा कि जो भी ह्यूमंस है उनकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी और जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है वो कंप्लीट इंडिजनाइजेशन तरीके से होनी चाहिए। यानी कि हम कहीं से लेके नहीं भेजना चाहते, हम खुद से ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं। तभी तो ये इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अनाउंस तो कब का हो चुका था, बट ये अब जाके हो रहा है एंड वी आर स्टिल इन द टेस्टिंग स्टेज। एक्चुअली जो क्रू एस्केप सिस्टम है वो भी एक टेस्टिंग स्टेज पे, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि वाई दिस सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इज मच बिगर देन द मिशन सक्सेस। कि मिशन सक्सेस इज सेकेंडरी, द हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है कि मैंड मिशन में ह्यूमन का सेफ्टी होना बहुत जरूरी है, कि वो वापस आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जो स्पेस मिशन होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो रॉकेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, वाइब्रेशंस बहुत होता है और हीट बहुत ज़्यादा होता है जब वो एस्केंड करते हैं एंड जब वो वापस री एंट्री करते हैं। यानी कि जो अर्थ का एटमोसफियर है, जैसे हमने, वाई दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, जैसे हमने देखा है ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि ट्रोपोस्फियर आ जाता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है, फिर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ऐसे करके 4-5 लेयर्स आ जाती है, आइनोस्फियर और एक्सेट्रा। और आपने एक चीज देखी होगी कि ट्रोपोस्फियर में क्या है कि विद इंक्रीज इन हाइट देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, विद इंक्रीज इन हाइट देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर वापस विद इंक्रीज इन हाइट देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो वेरिएशन होता है ना, ये हमारे एटमोसफियर में एंट्री और एग्जिट पे बहुत ज्यादा लगता है। तो उसके चलते वहां पे कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हल्का सा भी टेक्निकल फेलियर हो गया, माल फंक्शन हो गया, तो खत्म। राइट, कि वहीं का वहीं पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो सॉलिड बूस्टर है वो चैलेंज है, कि अगर एक बार ये इग्नाइट हो जाता है हमारे रॉकेट में, जो बूस्टर वो एक बार अगर इग्नाइट हो जाते हैं, तो जो सॉलिड फ्यूल है वो
कभी भी शट नहीं हो सकता, उसको बंद नहीं कर सकते, राइट। उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो बूस्टर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है तभी तो वो रॉकेट उड़ पाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि रिस्क इंक्रीज होता है। तो एक बार अगर वो बूस्टर स्टार्ट हो जाता है तो वी कैन नॉट शट इट डाउन, ठीक है, अगर कोई भी माल फंक्शन होता है तो ये माल फंक्शन को करेक्ट करने के लिए ही ये क्रू एस्केप सिस्टम बनाया गया है एज अ सेफ्टी पर्पस, एज अ प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एंड ये एक ह्यूमन रेटेड टेक्नोलॉजी है कि हर सिस्टम में फ्रॉम प्रोपल्शन से कम्युनिकेशन में इट मस्ट बी बिल्ट विथ रिडंडेंसी एंड फेल सेफ्टी डिज़ाइन, कि ये फेल सेफ डिज़ाइंस के थ्रू बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है। इसके अलावा हमारा एथिकल डायमेंशन भी है कि मशीन कैन बी रीबिल्ड, कि मशीन को हम वापस बना सकते हैं जो फेल्ड है, बट ह्यूमन लाइफ को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट इन दिस, ओके। अब व्हाट इज एक्चुअली क्रू एस्केप सिस्टम, कि क्रू एस्केप सिस्टम है क्या, वो हम समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन वही है कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो पुल करता है हमारे क्रू मॉड्यूल को, कि जहाँ पे तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे ना, वो एक मॉड्यूल होगा। तो ऐसे नहीं कि एक दो को पुल करेगा, वो पूरे के पूरों को पुल कर लेगा, यानी कि एक कैप सा निकल जाएगा, ठीक है, जिससे माल फंक्शनिंग रॉकेट में इससे इशू नहीं आएगा। फिर पर्पस क्या है इसका, सिंपल है, टू प्रोटेक्ट अवर एस्ट्रोनॉट्स, कि अगर कोई भी क्रिटिकल माल फंक्शन हो रहा है एटमॉस्फेरिक फेज में, या तो जैसे एटमॉस्फेयर से एग्जिट करने में या एंट्री करने में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर, वाइब्रेशन, हीट क्रिएट होता है, तो उससे अगर कोई माल फंक्शन होता है तो वहाँ पे हम एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो डेंस पार्ट है हमारे अर्थ के एटमोसफियर का, उस समय के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पे माल फंक्शन हो सकता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारा, कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि अगर जैसे ही फॉल्ट डिटेक्ट होगा तो जो CES है, दैट इज क्रू एस्केप सिस्टम, जो है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्रू मॉड्यूल को सेपरेट कर देगा, यानी कि वो पुल कर लेगा, राइट, वो पुल कर लेगा और उनको एक सेफ डिस्टेंस में पैराशूट से लेके लैंड करवा देगा ओशन में, मेजरली ओशन में ही लैंड होगा, राइट, सी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है कि ये, अब जो फोर्स है ना, देखो यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म समझो। यहाँ पे दो फोर्स की बात करी गई है। एक जो ये है, ये रॉकेट है, ठीक है, दिस इज अ रॉकेट, वेरी बैड ड्राइंग बट ठीक है। ये रॉकेट के अंदर फोर्स है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे तीनों एस्ट्रोनॉट्स है, और ये है क्रू मॉड्यूल। तो जब ये समझिए ना कि ये जो रॉकेट होता है वो सब सोनिक स्पीड में जा रहा होता है, ठीक है, ये सब सोनिक स्पीड में जाएगा जो बहुत ही फास्ट होगा, और उसमें से जब ये निकलेगा तो ये इसकी स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि एक तो रॉकेट ऊपर जा रहा है वो बहुत फास्ट होगा, एंड वो रॉकेट के ऊपर जो ये तीन एस्ट्रोनॉट का क्रू मॉड्यूल है, अगर यहाँ पे कुछ माल फंक्शन होगा तो ये जब पुल होगा ना, तो पुल के लिए भी फोर्स तो लगेगा, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे डोरी खींच के पुल कर लेगा, तो उसके लिए भी फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स इससे काफी ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स कि ये फॉर सेकेंड्स के लिए सब सोनिक स्पीड्स पे जाएगा, और फिर जैसे ही पुल होके बाहर आ जाएगा देन उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। तो लेट्स से कि एक बूस्ट करके जाएगा जुप, बस, कि एक बार की स्पीड होगी, फिर वो स्लो हो जाएगा। इसका मेजर पॉइंट क्या है कि जो माल फंक्शन रॉकेट है उसे डिसेंबल कर देना, कि आप उसमें से बाहर निकलो, अब रॉकेट को फूटना है फूटो, जैसे करना है करो, हमने क्रू मॉड्यूल को सेव कर लिया, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हमने सेव कर लिया। तो ये जो फोर्स होगा दैट विल बी 10 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के 10 टाइम्स से ज्यादा फोर्स रहेगा, ठीक है, जो टॉलरेबल है फॉर ह्यूमंस फॉर फ्यू सेकंड्स ओनली, कि कुछ सेकंड्स के लिए ही ये टॉलरेबल है ह्यूमंस के लिए, अगर ज्यादा सेकंड्स होगा तो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको कुछ सेकंड्स के लिए ही बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशनिंग क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स को अ चाइल्ड इन क्रैडल, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि चाइल्ड इन क्रैडल पोस्चर में बिठाया जाएगा, कि जैसे ही एक्सेलरेशन होगा तो वो सेफ्टी पर्पस में निकल जाएंगे, राइट। तो इनमें ह्यूमंस यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को कोई हार्म नहीं होगा, ओके, ये चीज है। नाउ इसका अगर हम और बेटर तरीके से समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, दैट हाउ डज दिस वर्क, ओके, कि लेट्स से अगर हम देखते हैं दैट हाउ डज दिस वर्क, तो सबसे पहले आ जाता है मॉनिटरिंग फेज, कि इसके अंदर क्या होगा,
इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा, वो बार बार चेक करता ही रहेगा, प्रेशर चेक करेगा, वाइब्रेशन चेक करेगा, हीट चेक करेगा, और वो देखेगा कि जैसे ही कोई भी डिटेक्शन हुआ है एनॉमली का, कोई क्रिटिकल फेलियर अगर डिटेक्ट होता है, लाइक बूस्टर माल फंक्शन हो गया या कोई लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, तो जो CES है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि कोई मैनुअल इनपुट नहीं करना है, कि जैसे ही माल फंक्शन हुआ CES तुरंत ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो पुल कर लेगा रॉकेट से। ठीक है, तो दैट इज द सेपरेशन, कि यहां से CES रॉकेट क्या करेगा, इग्नाइट हो जाएगा, इसका एक रॉकेट इग्नाइट हो जाएगा। एक तो रॉकेट जो चल रहा है वो चल ही रहा है, ठीक है, जैसे हमने ये देखा ना, ये रॉकेट तो चल ही रहा है, ये मॉड्यूल का रॉकेट इग्नाइट हो जाएगा और ये फिर पुल हो जाएगा। सो जो क्रू मॉड्यूल है, इट विल पुल अवे फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल एट अ वेरी हाई स्पीड, राइट, कि ये ग्रेटर देन द रॉकेट एक्सेलरेशन, कि जो रॉकेट की स्पीड है उससे भी ज्यादा स्पीड से ये पुल हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। एंड देन फिर वो एक सेफ डिस्टेंस पे जाएगा, जहाँ पे एक सेफ एल्टीट्यूड होगा, सेफ डिस्टेंस होगा, ताकि कोई भी डेब्रीज या एक्सप्लोजन या इम्पैक्ट ना हो। तो उस तरीके से ये ओशन में ही मेजरली गिराया जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर वो पैराशूट सीक्वेंस खुल जाएगा, तो उससे वो रिकवरी भी हो जाएगी एंड सी में स्प्लैश डाउन हो जाएगा, एज अ सॉफ्ट लैंडिंग टाइप की सी हो जाएगी, तो हमारे कोई एस्ट्रोनॉट्स को हार्म नहीं होगा। रॉकेट तो फूट जाएगा, मशीन तो वापस बन जाएगी, बट लाइफ वापस नहीं आएगी। अब ये जो क्रूज एस्केप सिस्टम है, दिस इज देयर आर टू टाइप ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम। जो इंडिया में आया है दैट इज द पुलर टाइप, कि ये स्मॉल रॉकेट्स के माउंटेड अबाउ रहता है, कि जो छोटे रॉकेट है उसके ऊपर ये रहता है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्रू मॉड्यूल को पुल कर लेता है, इस पुल इट अवे, कि जो लॉन्च व्हीकल है उसमें से ये पुल कर लेता है, बाहर पुल कर लेता है। ठीक है, कोई भी तरीके की इमरजेंसी होती है, ये यूज किया जाता है इन इंडियाज गगनयान एंड नासाज अपोलो मिशन में भी इसका यूज किया गया था। इसका फीचर क्या है कि ये थोड़ा सा सिंपल है, रिलायबल है, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी है। इसके दूसरा टाइप अगर देखा जाए, दैट इज द पुशर टाइप, ये पुल नहीं, ये पुश करता है। ये पुश में ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट टाइप का है, जो लिक्विड फ्यूल यूज करता है, राइट, लिक्विड प्रोपल्शन फ्यूल यूज करेगा। दिस इज बिलो द क्रू मॉड्यूल, पुश इट अवे फ्रॉम द रॉकेट, कि रॉकेट के जो क्रू मॉड्यूल है उसके नीचे रहेगा और वो पुश करेगा, वेरेस ये पुल करेगा। सी देयर इज अ डिफरेंट, कि पुश कर देना और पुल कर देना। तो ये पुश करेगा, ये यूज किया जा रहा है बाय स्पेस एक्स क्रू, ड्रैगन एंड बोइंग स्टारलाइनर। अब पॉइंट ये है कि ये रीयूजेबल है, ये लाइटर है, बट ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया ने एक सिंपलर वर्जन देखा है जो रिलायबल भी है, एंड इंडिया के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, एटमोसफियर में ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी रहता है। तो दैट इज़ वाई वी हैव चूज द पुलर टाइप। ओके, बट जो टेस्ट है वो अभी तक रुके नहीं है, अभी भी टेस्ट चल रहे हैं। जैसे अभी जो इसका अगर हम क्रोनोलॉजी समझते हैं, तो जो टेस्ट व्हीकल रखा गया इसके लिए इंडिया ने एक स्पेशल इंजन बनाया गया, दैट इज विकास इंजन। ओके, इसका मेजर काम क्या है, टू टेस्ट द CES, कि इसी के लिए ये सिंगल स्टेज लॉन्चर बनाया गया है, जो विकास इंजन से पावर्ड किया गया है। ठीक है, 2023 में पहली सक्सेस आई थी अक्टूबर में, जहाँ पे ये एक्टिवेट किया गया था सक्सेसफुली ड्यूरिंग द ट्रांसोनिक फेज। ना ट्रांसोनिक फेज क्या है, कि रॉकेट जब शिफ्ट होता है फ्रॉम सबसोनिक टू सुपरसोनिक स्पीड, उसके बीच का जो फेज होता है दैट इज ट्रांसोनिक फेज, कि सबसोनिक और ज़्यादा स्पीड होती है और उससे ज़्यादा स्पीड होती है सुपरसोनिक, तो उसके बीच का जो फेज होता है दैट इज ट्रांसोनिक फेज। तो वहाँ पे ये टेस्ट कर लिया गया। सी ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटी मोटी डिटेल्स है, ये बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी तो बहुत ही पूछता है। ठीक है, अब अपकमिंग टेस्ट क्या है, कि इसरो प्लान कर रहा है मल्टीपल टेस्ट फ्लाइट्स, ठीक है, सिमुलेटिंग डिफरेंट एसेंट कंडीशंस रख रहा है, कभी लो एल्टीट्यूड ट्राई कर रहा है, कभी हाई एल्टीट्यूड ट्राई कर रहा है, डायनामिक प्रेशर्स ट्राई कर रहा है, ताकि कोई भी तरीके का हमें इशू ना फेस करना पड़े। इसका गोल वही है कि क्रू मॉड्यूल को सेपरेशन जो हो रहा है वो वैलिडेट करना, पैराशूट का डिप्लॉयमेंट देख लेना, एंड ओवरऑल सिस्टम का रिलायबिलिटी देखना, कोई भी रियल फ्लाइट कंडीशंस होती है तब। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच सिंपल रखा गया है कि जो टेस्टिंग होगी वो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग होगी,
और सक्सेस हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा ह्यूमन फ्लाइट के लिए। तो ये एक हमारा सीनियर रखा गया फॉर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स की ह्यूमन सेफ्टी इज द मच मोर प्रायोरिटी, कि क्रू की सेफ्टी पहले है, राइट। ये एक एथिकल माइलस्टोन है हमारे कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन का। सेकंड ये है कि हम एक टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लेके आएंगे, हम एक टेक्नोलॉजिकल लीप लाएंगे कि जैसे हमने चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग करी, तो अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकते हैं, जो हम गगनयान में यूज करेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग करवा देंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये रहेगी कि एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेके आना, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट रहेगा, मतलब दैट इज द ओनली अचीवमेंट वो है। फिर थर्ड टेक्नोलॉजिकल लीप रहेगा क्रू एस्केप सिस्टम की रिलायबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। तो ये सारी चीज़ें क्या बताएगी कि इंडिया की एक एबिलिटी है कि वो चीज़ें डिज़ाइन कर रहा है, सिमुलेट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, जो भी ह्यूमन रेटेड सेफ्टी सिस्टम है उसको वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, यानी कि हम किसी से इंपोर्ट नहीं कर रहे, ये सब हम खुद से ही बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा ग्लोबल स्टैंडिंग पोजीशन इंक्रीज होगा यूएस, रशिया, चाइना के साथ। हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा फ्यूचर मिशंस के लिए, लाइक स्पेस स्टेशन बनाना है, मून में बेस बनाना है, या इंटरप्लानिटरी ट्रैवल्स करना है। अगर हमें फ्यूचर में अगर हम मार्स पे अगर जाना चाहे तो जाएंगे हम ज़रूर, ठीक है। फिर इंस्पिरेशन आ रहा है इनोवेशन का, कि हम प्राइवेट सेक्टर को और एंकरेज कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन और ला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर और ज़्यादा आएगा, इनोवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, एआई ज़्यादा बढ़ेगा, सेंसर्स बनेंगे, मटेरियल्स बनेगा, रॉ मटेरियल्स बनेगा। सो ओवरऑल ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ही रहेगा। अब एक्सपेक्टेड डायमेंशंस क्या रहेंगे इसमें? जैसे अगर सिलेबस मैपिंग का देखा जाता है तो सिलेबस में आ रहा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है GS3 में, उसके अंदर लिखा गया है डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी। की स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है? स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है CES पे टेस्टिंग चल रही है, उनका एप्लीकेशन किस में होगा? गगनयान मिशन में एप्लीकेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा ये इंडिजिनाइजेशन रहेगा, हमने खुद से ये बनाई गई है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी बनाना है। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन स्पेस एंड रोबोटिक्स। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अब जो एक्सपेक्टेड डायमेंशंस रहेंगे कि इसमें से क्या पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाएगा इंडिजिनाइजेशन। ये जो गगनयान है ये एक सिंबल है हमारे आत्मनिर्भर भारत का। कोई हाई एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अगर हम बना रहे हैं तो इसमें बना रहे हैं। फिर हम इनोवेशन और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि ये केस स्टडी है फॉर टेक्नोलॉजी अलाइंड विद ह्यूमन सेफ्टी एंड एथिक्स के लिए। हम कंपेयर करेंगे इंडिया के CES को एंड नासा के लॉन्च अबाउट सिस्टम को, स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से। हमारा पॉलिसी एंगल पूछ सकते हैं इसमें कि जो नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 उसका क्या एम्फोसिस रहा है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रोड मैप के लिए, एंड देन फ्यूचर इम्प्लीकेशंस कि ये फाउंडेशन बना रहा है ऑफ फॉर इंडिया स्पेस स्टेशन प्रोग्राम एंड पोटेंशियल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो दीज आर द एक्सपेक्टेड डायमेंशंस जो पूछ सकते हैं, राइट। तो ये आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। The coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.